Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue the topic of stability and buoyancy. In previous lecture, we have discussed the definition of force of buoyancy and center of buoyancy, and we have discussed Archimedes' principle and have solved related numericals. In today's lecture, we will discuss a new term, that is metacenter and metacentric height. Then we will discuss conditions of equilibrium and I will solve related numericals. So what is metacenter? When a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillating about some point. This point about which the body starts oscillating is called metacenter. जब भी आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी लिक्विड में वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, अगर आप उसको स्मॉल सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट के ऊपर वो ऑसिलेट करने लगेगा, उस पॉइंट को हम मेटासेंटर कहेंगे। या इन अदर वर्ड्स आपके सामने इस तरह से ये फिगर है जहाँ पे आपकी बयाउंट फोर्स और जहाँ पे आपके वेट जो है उसकी वजह से जो फोर्स है, वहाँ पे इनकी जो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका मेटासेंटर होगा। ये आपके पास फिगर है, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस इज टिल्टेड पोजीशन। तो जैसे आप देख रहे हैं टिल्ट करने के बाद दिस इज द बायोंड फोर्स, ये एक्सिस है बायोंड फोर्स का और ये एक्सिस आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यानी कि वेट का है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटासेंटर। सो इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, वो है मेटासेंट्रिक हाइट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटासेंटर। तो मेटासेंट्रिक हाइट का पर्पस क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट डिटरमिन करेगी ऑब्जेक्ट्स की स्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा होगी मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू, उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगा, और अगर कम होगी मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू तो स्टेबिलिटी उसकी ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी। There are some typical values of different types of ships of metacentric height. For example, merchant ship, the value is 1 meter, sailing ships 1.5 meter, battleships 2 meter, and rivercraft up to 3.5 meter. मेटासेंट्रिक हाइट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो हम एनालिटिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने लैब में देख लिया होगा और थ्योरी में हम एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। इस एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप इस फिगर को अच्छे तरीके से समझ लें। Consider a ship floating freely in water. Let the ship be given a clockwise direction through a small angle theta in radians as shown in figure. The immersed section has now changed from ACDE to ACD1E1. आपके सामने ये जो फिगर है ये एक शिप है जो फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर। इसमें आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स लेबल हुए हैं, दिस इज ए, दिस इज सी, और ये डी और ये ई पॉइंट है। टोटल विड्थ जो है शिप की वो है बी। इस शिप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हल्का सा टिल्ट दिया गया है। एंगल थीटा जो है वो रेडियंस में मेजर हो रहा है। जब इसको टिल्ट किया जाएगा तो ये पोर्शन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ACD1 और E1, ये डॉटेड लाइन से आपको शो किया गया है। The original center of buoyancy B will now change to a new position B1. ये B ओरिजिनल सेंटर ऑफ buoyancy था, टिल्ट करने के बाद ये B1 में शिफ्ट हो गया है। It may be noted that the triangular wedge OCN has gone underwater. ये जो आपको नजर आ रहा है OCN वाटर में चला गया। And since the volume of water displaced remains the same, therefore two triangular wedges must have equal areas. एक वेज जो है अंदर चला गया है OCN और दूसरा OAM जो है वो वाटर से बाहर आ गया। जब आपने इसको टिल्ट किया तो ये OCN पोर्शन अब ये वाटर में है
और ये OAM जो है ये वाटर से बाहर है, और दोनों जो ट्रायंगुलर वेजेस आपको सामने शो हो रहे हैं उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। सॉरी, उनका जो एरिया है दोनों ट्रायंगुलर वेजेस का वो सेम है। नेक्स्ट थिंग जो आप इसमें नोट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर वेज OAM जो है ये वाटर से बाहर आ रहा है, तो इसमें फोर्स ऑफ बाउंसी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इट विल टेंड टू रोटेट द वेसल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस तरीके से रोटेट करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ बाउंसी डिक्रीज हो रही है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। और ये जो वेज है OCN, दिस हैज गॉन अंडर वाटर, thus increasing the force of buoyancy on the right, therefore it will again tend to rotate the vessel in anti-clockwise direction। ये OCN में फोर्स ऑफ buoyancy इंक्रीज हो रही है, ये इस पॉइंट पे एक्ट करेगी अपवर्ड, और अपवर्ड एक्ट कर रही है तो ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये अपवर्ड एक्ट कर रही है इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसके अंदर एक कपल जनरेट हो जाएगा जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। It is thus obvious that these forces of buoyancy will form a couple which will tend to rotate the vessel in anti-clockwise direction about O. If angle theta through which body is given rotation is extremely small, then the ship may be assumed to rotate about M। अगर लेंथ ऑफ शिप को हम कंसिडर करें कि वो L है और B हम यूज कर रहे हैं शिप की ब्रेथ को डिनोट करने के लिए, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल इन रेडियन थ्रू विच द शिप इज रोटेटेड एंड v is volume of water displaced by the ship, then from geometry of figure we can find that am equals cn equals b theta by 2। this am is equals to cn and this is equals to b theta by 2। आप tan थीटा का फॉर्मूला इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट am इक्वल्स b थीटा बाय 2, क्योंकि tan थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वेज कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ वाटर। जैसे AOM हमारा एक वेज है, ये वाला, इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ट्राइंगल थी, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ b/2 इंटू am, और वॉल्यूम है तो थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना है यानी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। am को यहाँ से हमने देखा b थीटा बाय 2 के इक्वल है, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया am की जगह पे और सिंप्लीफाई किया तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया b स्क्वायर थीटा l बाय 8। नाउ वेट ऑफ दिस वेज ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो वेट कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। और मोमेंट आर्म जो है इस कपल का दैट इज 2/3b। ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये टोटल जो है ये 2/3b, क्योंकि इस पॉइंट पे एक बायोंड फोर्स एक्ट कर रही थी और दूसरी बायोंड फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही थी, तो इनका जो मोमेंट आर्म है दिस इज 2/3b। So moment of restoring couple, ये जो आपके वेट की वैल्यू है इसको मोमेंट आर्म से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गैमा b स्क्वायर थीटा l बाय 8 इंटू 2/3b अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी गेट गैमा b क्यूब थीटा l बाय 12। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन है। एंड मोमेंट ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स गैमा v इंटू bb1, आपकी जो बायोंड फोर्स ओरिजिनली जो एक्ट कर रही थी और ये उसका मोमेंट आर्म है bb1, और गैमा इंटू v क्या है, वेट है। सो सेकंड आपके पास मोमेंट ये आ गया है। इन दोनों मोमेंट्स को जब आप इक्वेट करेंगे गैमा b क्यूब थीटा l बाय 12 इक्वल्स गैमा v इंटू bb1 और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू,
एल बी क्यूब ओवर 12 इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आप इनका एंड बी बी वन इक्वल्स बी एम इंटू थीटा। ये दो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी गैमा आई थीटा इक्वल्स गैमा बी इंटू बी एम इंटू थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, गैमा कैंसिल हो रहा है, थीटा कैंसिल हो रहा है, बी एम इक्वल्स आई ओवर वी, where bm is moment of inertia of plan divided by volume of water displaced. So now metacentric height will be gm equals bm plus minus bg. g पॉइंट का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां एक्ट कर रही है, m पॉइंट मेटा सेंटर को इंडिकेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर तक का डिस्टेंस मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल्स टू bm प्लस माइनस bg। b सेंटर ऑफ बायोंसी को इंडिकेट करेगा, m अगेन मेटा सेंटर को, सो सेंटर ऑफ बायोंसी से मेटा सेंटर तक का डिस्टेंस आपने फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना है, एंड bg सेंटर ऑफ बायोंसी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, ये आप फिगर में लोकेट कर लेंगे। देन साइन प्लस या माइनस में से कोई एक साइन यूज होगा। पॉजिटिव साइन यूज होगा इफ g इज लोअर देन b, and negative sign will be used if g is higher than b. Now let's solve a problem related to metacentric height. The statement is a wooden block of specific gravity 0.75 floats in water. If the size of block is 1 meter by 0.5 meter by 0.4 meter, find its metacentric height. आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जो आपको इस प्लान में शो हो रही है, विड्थ 0.5 मीटर और हाइट उसकी 0.4 मीटर है, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आपने इसकी मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करनी है। वुडन ब्लॉक है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 0.75। फिगर आपके सामने है, विड्थ और हाइट आपको इधर शो हो रही है और प्लान में आपको उसकी लेंथ शो हो रही है। एच जितना ये इमर्स्ड है वाटर में वो अननोन है, उसको अभी हम पहले फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है आपका कि आप पहले इसका स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट कर लें वुडन ब्लॉक का। गैमा इक्वल्स टू रो जी, या गैमा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आप यूज़ कर लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब आप स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस वुडन ब्लॉक का स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। देन इसके बाद आप एफ बी इक्वल्स गैमा एफ वी डी, जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई करेंगे और बियॉन्ड फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर इक्विलिब्रियम वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल्स टू बियॉन्ड फोर्स, और इस तरीके से आप इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। Size of block is 1 by 0.5 by 0.4 meter. Specific gravity is given 0.75. जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से आप स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर लेंगे। 0.75 इंटू 9.81, दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इसको हम मल्टीप्लाई करें स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो हमारे पास वुडन ब्लॉक का स्पेसिफिक वेट आ गया है 7.36 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। देन वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, स्पेसिफिक वेट को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वुडन ब्लॉक का वेट आ जाएगा। सो दिस इज स्पेसिफिक वेट एंड दीज 3 डायमेंशंस आर ऑफ ब्लॉक। अपॉन मल्टीप्लिकेशन वी गेट 1.472 किलो न्यूटन as weight of wooden block. Let depth of immersion is h meters. Then weight of water displaced is equals to specific weight of water into volume of wood submerged in water. या जैसे मैंने आपको बताया था एफ बी इक्वल्स गैमा एफ इंटू वी डी, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करें। गैमा एफ वाटर में चूंकि सबमर्ज है इसलिए वाटर का गैमा ले रहे हैं। वी डी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, इसमें 2 डायमेंशंस लेंथ और विड्थ सेम रहेंगी। डेप्थ की जगह पे आप एच यूज करेंगे क्योंकि वो अननोन है। सो दिस इज 4.9 एच किलो न्यूटन्स। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, weight of wooden block is equals to weight of water displaced, that is 1.472 equals 4.9 h। यहाँ से आप h कैलकुलेट कर लेंगे as 0.3 meters।
नाउ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बेयोंसी फ्रॉम बॉटम, आपको पता है जब हम एच फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेंटर ऑफ बेयोंसी कहाँ एक्ट करती है, जितना भी पोर्शन आपका इमर्स्ड है उसका जो हाफ होगा, उसका जो सेंट्रॉइड होगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ बेयोंसी एक्ट कर रही होगी। क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसे सिंपली हम 0.3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास 0.15 मीटर ये आपने लोकेट कर लिया है सेंटर ऑफ बेयोंसी को। फिगर में आप देखें ओ बी शो किया हुआ है, बी पॉइंट जहाँ पे फोर्स ऑफ बेयोंसी एक्ट कर रही है, जी पॉइंट जहाँ पे जो आपका वेट है वो एक्ट कर रहा है। तो ओ बी हमने फाइंड आउट कर लिया है एच को 2 से डिवाइड करके, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर। ओ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, सिंपल, जो आपकी टोटल जो डेप्थ है 0.4 मीटर, उसको आप हाफ ले लेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसके सेंटर पे एक्ट कर रही है। सो दिस वैल्यू इज 0.2 मीटर हियर। नाउ बी जी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बेयोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिगर से आपको नजर आ रहा है, डिफरेंस आपने सिंपल ले लेना है, 0.2 माइनस 0.15, दिस इज 0.05 मीटर्स। सेकेंड चीज जो फॉर्मूले में यूज हो रही है वो बी एम है, इक्वल्स आई ओवर वी डी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी इधर यहाँ पे डिस्प्लेस वॉल्यूम है। रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए आई की वैल्यू आपको पता है एल बी क्यूब ओवर 12 होती है, एल की वैल्यू 1 थी, विड्थ की वैल्यू 0.5 है, उसका क्यूब लेके 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई है 0.014 मीटर 4, मीटर की पावर 4 है। ये यूनिट्स आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। देन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, तो अगेन 1 इंटू 0.5 इंटू एच, और एच की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी जो 0.3 थी, इसको हम एंटर कर देंगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमारे पास है 0.15 मीटर्स क्यूब। नाउ बी एम इक्वल्स आई ओवर वी जो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी कैलकुलेट किया 0.014, और वी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है 0.15, we get value of 0.069 meters. Now मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे gm इक्वल्स vm प्लस माइनस bg। अब माइनस साइन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि g इज अबव b, ये आपने फिगर में लोकेट कर लेना है, तो g जो है वो b से अगर ऊपर है तो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज होगा। सो bm माइनस bg यूज हो रहे हैं, and upon entering the values of bm and bg we get metacentric height equals 0.019 meters. इसी तरीके से जो आपके बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू मेटासेंट्रिक हाइट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। A body is said to be in equilibrium when it remains in steady state while floating in a liquid. Following are three conditions of equilibrium of floating body: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. अब हम one by one इनको डिस्कस कर लेते हैं। What are these conditions? So stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if it returns back to its original position when given a small angular displacement. अगर आपने मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करना है तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? When meta center is higher than center of gravity of floating body, then we will say that body is in stable equilibrium. Unstable equilibrium में क्या होगा? अगर मेटा सेंटर लोअर हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, देन इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट डज it mean? A body is said to be in unstable equilibrium if it does not return back to its original position when given a small angular displacement. Last condition is neutral equilibrium. अगर आपका मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों coincide कर जाएंगे, then it will be a neutral equilibrium. A body is said to be in a neutral equilibrium if it occupies a new position and remains at rest in this new position when given a small angular displacement. So these are three conditions of equilibrium of a floating body.